गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज अपन जो पढ़ेंगे चैप्टर वही है, चैप्टर 5। टॉपिक भी वही चल रहा है अपना, लोकतंत्र का आलोचनात्मक जो यहाँ पर विवरण अपन देख रहे हैं उसमें उसके अवगुण 1 से 6 तक हम पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, इसमें अपन बाकी जो है इसके अवगुण इसका अध्ययन करेंगे। अवगुण से तात्पर्य बच्चा है कि जो लोकतंत्र है उसके पक्ष में भी लोग हैं और कुछ उसके विरोध में भी है। तो जो विरोध में है वो उसके आलोचक हो गए। तो आलोचना क्यों हो रही है? लोकतंत्र की तो अपन कहते हैं हर जगह प्रशंसा होती है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र में भी कुछ अवगुण हैं, कुछ इसके आलोचना वो करते हैं। तो आलोचना क्यों करते हैं, किस बात पे वो कहते हैं, तो हम देखते हैं इसमें अगला। सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। अपव्यय का अर्थ होता है बच्चों बर्बाद होना, नष्ट होना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं धन और समय लोकतांत्रिक देश में किस काम में, कहाँ धन और समय बर्बाद हो रहा है। वो कहते हैं जो भी नीतियाँ कानून बनाते हैं तो उसमें बहुत देरी लगती है, फैसले लेने में बहुत देरियाँ होती हैं। तो नीतियाँ बनती हैं तो बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद बनती हैं, बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, कई फैसले बाद में बदले भी जाते हैं, तो समय बहुत लगता है, पैसा तो लगेगा, इतने सारे लोग जुड़ेंगे इससे। कानून निर्माण, इसमें भी यही जो है बात आती है कि लंबे विचार विमर्श के बाद, कई बैठकों के बाद, कई लोगों की राय के बाद, जब तक कि सहमति ना हो जाए जो कानूनविद हैं जो बना रहे कानून, तब तक इसमें समय भी लग रहा है और खर्चा भी हो रहा है, दोनों ही बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर फैसले लेने में देरी होती है। और आम चुनाव तो आपको पता ही, चुनाव में क्या होता है, पूरा प्रशासनिक तंत्र लग जाता है, अब खर्चा भी होता है, ठीक है, इतने बड़े चुनाव कराने में। तो ये कहते हैं कि ऐसे में जो गरीब देश हैं जहाँ लोकतंत्र है उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक तो खर्चीली पद्धति है, खर्चा बहुत होता है, और दूसरा इससे क्या होता है, विकास की गति धीमी रहती है, विकास की गति तेज नहीं होती, क्योंकि इन सब कामों में ही समय लग जाता है। तो एक अवगुण इसका ये लोग बताते हैं। अगला है उदासीन मतदाता। उदासीन इन्हें जो रुचि ना ले। हम यहाँ बात हो रही है व्यक्ति सामान्य नहीं, मतदाता मतलब जो मतदान करने जाता है, जो अपने वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है, उस वयस्क मताधिकार मतलब जो इसको इतनी बड़ी पावर मिली है सरकार चुनने की, उसके प्रति वो रुचि नहीं दिखाता है, उसकी रुचि नहीं होती इसमें। क्यों नहीं होती है? ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होती है, तो हम कहते हैं 50% या 60% जो है वही लोग जो है केवल मतदान करने जाते हैं। बाकी का ये सोचना होता है कि बार बार वही चेहरे होते हैं, कोई नए चेहरे तो आते नहीं हैं, और जो है लोकतंत्र में जो है एक तरह से गुणों को ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है, संख्या को ज़्यादा महत्व मिलता है, तो वो रुचि नहीं रखते हैं इसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल है जो कई बार रुचि नहीं लेते हैं। तो ऐसे में नतीजा क्या निकलता है इसमें कि जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं को वोट देना है। तो ऐसे में कई बार अयोग्य लोग भी आ जाते हैं, या जो अवसरवादी जो हैं भ्रष्ट लोग हैं उनको ही कई बार जो है आगे सत्ता में आने का मौका मिल जाता है, तो सही चुनाव जो है वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में वो कहते हैं कि उदासीन होना मतदाता का ये भी इसका एक अवगुण माना जाता है। अगला, संकट काल की दृष्टि से कमज़ोर। संकट काल है ना, देश के ऊपर कोई भी संकट आ सकता है, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, जैसे अपन कहते हैं युद्ध की स्थिति है, या देश के भीतर गृह युद्ध की स्थिति बन जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, समस्या कौन सी नहीं होती, बहुत सारी समस्या होती है। अब अपने क्या होता है, सामान्य समय में तो सत्ता विकेंद्रीकृत होती है, वह सत्ता का बंटवारा है, केंद्र सरकार के पास अपनी पावर है, राज्य के पास अपनी, स्थानीय शासन के पास अपनी पावर है, तो इस सत्ता का क्या हो चुका है, विभाजन हो चुका है। तो सब अपने अपने स्तर पर क्या करते हैं, डिसीजन पावर इनके पास होती है। पर जब कोई ऐसे संकट काल आ जाता है, देश के ऊपर कोई आपदा आ जाती है, चाहे वो युद्ध वाली हो, या कोई महामारी हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोई सी भी हो, या गृह हो, तो युद्ध संकट में क्या होती है, यहाँ पर सत्ता जो है विकेंद्रीकरण से कई बार क्या हो जाता है, केंद्रीकरण भी हो जाता है सत्ता का। तो यहाँ पर क्या होते हैं, विकेंद्रीकरण चूँकि है, तो विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जल्दी निर्णय नहीं हो पाता है, शीघ्र कोई निर्णय लेना है पर गुप्त भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से संकट काल में ये पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप इसकी तुलना वो कैसे करते हैं, वो कहते हैं कि इसकी जगह के तानाशाही दूसरी शासन व्यवस्था है, वहाँ तो फटाफट एक आदेश दिया और वो आदेश ही क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। हमारे तो कानून बनने में इतनी लंबी प्रोसेस होती है कि उसमें समय भी बड़ा होता है और ये शीघ्र नहीं हो पाता है काम। तो संकट काल में ये सक्सेस नहीं है, या वो सफल नहीं है। फिर आता है अगला दोष इसका कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। क्यों नहीं, इसके पीछे रीज़न क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि अधिकांशतः जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वो सब देश अमीर देश, पूंजीवाद,
तब इनकी आलोचना कौन करे? इनकी आलोचना करने वाले जो साम्यवादी आलोचक हैं, इनका कथन है कि ये जो पूंजीवादी देश है जहाँ पे लोकतंत्र है, वो क्या करते हैं? युद्ध को बढ़ावा देते हैं। क्यों बढ़ावा देते हैं? क्योंकि इनमें साम्राज्यवाद को पाने की ललक होती है। साम्राज्यवाद मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाना। तो साम्यवादी आलोचकों का मत है इसमें कि एक तो ये युद्ध को बढ़ावा देते हैं, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए उदाहरण किसका देते हैं? वो यूरोप की शक्तियों का। ब्रिटेन है, फ्रांस है। आपको पता ही है ब्रिटेन फ्रांस ने दोनों ने उपनिवेश बनाए थे, मतलब दूसरे देशों पे कब्जा करके और अपना साम्राज्य बढ़ाया था। तो ये कहते हैं कि इन देशों के उदाहरण सामने हैं और ये लोग क्या है? लोकतंत्र पूंजीवाद का आपस में जो है जोड़ साठगांठ है। अब ये कहते हैं कि ठीक है, ये अगर अपन मान लें कि भाई पुराने समय में उपनिवेश बनाए जाते थे, अब उपनिवेश की नई प्रक्रिया हो गई है। कैसे? इसको नाम दिया गया नव उपनिवेशवाद। यूरोप के देशों के द्वारा ही नव उपनिवेशवाद। मतलब अभी जरूरी नहीं कि आप किसी देश के ऊपर आक्रमण करें या उसके वहाँ पर जा कर के उसको गुलाम बना लें। अब नई तकनीक भी आ रही है, नई टेक्निक भी आ रही है, कुछ आर्थिक नीतियाँ ऐसी आ रही हैं जिससे आप दूसरे देश के लोगों को या दूसरे देश की सरकार को अपने प्रभाव में कर सकते हैं। इसके लिए क्या तरीका है? यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ दूसरे देश में जाकर के अपना व्यवसाय जमाती हैं, उनके वहाँ पर हक कर लेती हैं अपना, ठीक है। और वहाँ पे जो आर्थिक संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, मतलब किसी को अपन आर्थिक मदद दे करके भी उसको अपने पक्ष में कर लेते हैं, क्योंकि वो आर्थिक मदद पा रहा है तो वो आपके पक्ष में बोलेगा ही। मतलब एक नई तकनीक, नई आर्थिक नीति के जरिए उस देश को अपना गुलाम बना लेना। वहाँ जरूरी नहीं कि आप किसी शस्त्र के दम पर ही वहाँ पर अपना कब्जा करें या गुलाम बनाएं। आप कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके नई वहाँ पे जो है संस्थाओं को ला करके वहाँ नई योजनाओं में पैसा लगा करके और वहाँ पे उस देश को भी अपना नवीन उपनिवेश बना सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि इससे क्या होता है कि लोकतंत्र में पूंजीवाद को तो बढ़ावा मिलता ही है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलता है और इनकी आपस में क्या हो जाती है? वहाँ पर साठगांठ हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है इन्होंने बताए हैं जो आलोचक हैं किसके? लोकतंत्र के। ये भी वाली बातें भी जो हैं वो लोकतंत्र के अवगुण को स्पष्ट करती हैं। तो फिर एक बात ये भी आती है, फिर लोकतंत्र का अगर संचालन करना है तो वहाँ पर कौन कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये तो आपको समझ में आ ही गया। इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट आता है कि लोकतंत्र के संचालन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, ये वाला पॉइंट। क्योंकि पहले मैंने एक चर्चा की थी, आपका ध्यान है, लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ कि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहाँ मतलब क्या है? गैर लोकतंत्र। तो वहाँ लोकतंत्र को लाना वहाँ की जनता चाहती है, कोशिश कर रही है, तो लोकतंत्र आ गए। तो लोकतंत्र आने से संचालन नहीं हो गया उसका, वहाँ परिस्थितियों का होना बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र को वहाँ पे क्या मिले बच्चों? मजबूती, विस्तार मिले। तो इसके लिए यहाँ पर अपन बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, पर आज अपन केवल 4 बातों पे चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के संचालन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए। पहला आता है इसमें शांति और व्यवस्था। बच्चे वो तो हर जगह सबसे प्रमुख चीज़ है कि शांति होगी। चाहे अगर आप दोनों अपन बात करते हैं एक क्लासरूम की, तो क्लासरूम में अगर शांति व्यवस्था नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? तो ऐसे ही वो देश की बात करते हैं कि देश में शांति व्यवस्था अगर होती है तो वहाँ पर क्या होता है? विकेंद्रीकरण में तो चल जाता है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन है। शांति व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर सारी शक्तियाँ कहाँ जाती हैं? किसी एक ताकत के हाथ में, मतलब केंद्र के पास में जाती है। तो वहाँ सत्ता का क्या हो गया? केंद्रीकरण। और केंद्रीकरण से क्या होता है? वहाँ पे कहीं कहीं जो है अधिनायक तंत्र या तानाशाही या उसको जो है वहाँ पे बढ़ावा मिल जाता है। तो अगर लोकतंत्र का संचालन अच्छी तरह से हो किसी देश में तो वहाँ शांति व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। शांति व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे स्थितियाँ बदल सकती हैं और हो सकता है वहाँ पे दूसरी शासन व्यवस्था को आने का भी मौका मिल जाए। अगला आता है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहाँ होती है बच्चों? देश की, मतलब देश जो है इकोनॉमिकल जो है आर्थिक रूप से जो है सक्षम हो, सुदृढ़। अगर वो सुदृढ़ है तो जनता भी जो है वो भी अच्छी रहेगी वहाँ पर। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं रही तो वहाँ पर दूसरी व्यवस्थाओं का जन्म हो गया। जैसे यूरोप में इन्होंने कहा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी इटली में वहाँ पर तानाशाही की व्यवस्था आ गई थी और वहाँ पर कुछ पूर्वी यूरोप के जो देश है वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था आ गई। तो कई बार शासन प्रणालियाँ ही जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, तो नई अर्थव्यवस्था को वहाँ पे जमने का मौका मिल जाता है। तो अपने आप को बिल्कुल पावरफुल बनाए रखना, टिके रहना, विस्तार और मजबूती मिलना, ये संचालन के लिए आवश्यक परिस्थिति है। फिर तीसरा आता है आर्थिक समानता। आर्थिक आपको पता ही है, अर्थ में धन।
अब समाज में पता चला एक तो बहुत अमीर वर्ग है और एक बहुत गरीब वर्ग है, तो बीच की खाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वर्ग संघर्ष भी बढ़ जाएगा अमीर और गरीब में। और फिर ये जो है खाई बढ़ती जाती है, इसको क्या करना है, दूर करना है, कम करना है, ना कि बढ़ाना है। तो कहीं कहीं ये माना जाता है कि इसके लिए एक मध्यम वर्ग का होना बहुत आवश्यक है, कि मध्यम वर्ग जो होता है इन दोनों के संघर्ष को क्या कर लेता है, वो कम कर देता है। तो गरीब अमीर के बीच में एक मध्यम वर्ग का होना भी आवश्यक है, तब क्या होगा, ये आर्थिक समानता जो है उसको बना सकते हैं। कोशिश सरकार करती है कि ये जो विषमता है, ये जो खाई है, इसको दूर किया जाए और समानता को लाने का प्रयास किया जाए। तो ये भी इसके संचालन की एक महत्वपूर्ण परिस्थिति मानी जाती है। और अगला अपन देखते हैं सामाजिक न्याय। अगर आप लोग को ध्यान हो तो अपन ने लोकतंत्र के प्रकार देखे थे, उसमें था एक सामाजिक लोकतंत्र, ध्यान आया, जिसका लक्ष्य क्या था, सामाजिक समता की भावना। और अर्थ क्या था उसका, समाज में रहने वाले किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी प्रांत के, किसी भी लिंग के, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के जो लोग हैं, उन सबको समान अवसर मिले हैं प्रगति के। उनके साथ कोई विशेषाधिकार अगर हो तो उसका अंत किया जाए। तो यहाँ पर भी क्या है, भेदभाव रहित, किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, और सबको समानता का मिले, न्याय मिले। और यहाँ तक कि जो वहाँ पे न्यायालय हैं वो भी उनको संरक्षण दे, मतलब नागरिकों को वहाँ पे क्या मिले, संरक्षण। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी रक्षा करने के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन हो वहाँ पर, न्यायालय, जो उसका संरक्षण का कार्य करे। तो सामाजिक न्याय मतलब भेदभाव रहित समाज, जहाँ पे सबको समान अवसर मिले, समान अवसर मिले, कहाँ के, विकास करने के, कोई विशेषाधिकार का ना हो, सबको अंत जो है उसका होकर के सबको समान अवसर दिए जाए। तो यहाँ पे बच्चों हमने एक अपन में देख लिया संचालन की परिस्थिति, एक हमने देखा था अवगुण के कुछ पॉइंट्स और एक कुछ पॉइंट्स हमने चार देखे। आगे जो पॉइंट्स हैं बच्चों अपन इसके वो अगले इसमें चर्चा करेंगे लेसन में, टॉपिक में इसमें। तो ये अपन ने देखा शांति व्यवस्था, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता। तो ये आज हमने इसको समझा, आशा है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और फिर जैसा मैं आपको बताऊंगी उस हिसाब से आप इसके क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी वो सेंड करिएगा।